किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे 1990 के दशक में मान्यवर कांशीराम और श्री मुलायम सिंह यादव जी के बसपा और सपा गठबंधन के ऊपर। किस तरीके से इस गठबंधन ने भाजपा के गढ़ उत्तर प्रदेश में ही उसको चुनावी पटकनी देकर पछाड़ दिया। इस चुनावी हार से भाजपा इनिशियल स्टेज पे बहुत बौखलाई, लेकिन जल्द ही संभल कर उसने अगले चुनाव के लिए तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया, जबकि हमारे नेता जो है अपनी जीत का जश्न मनाने में ही मशगूल रहे। उन्हें लगा शायद इस जीत के बाद उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जबकि भाजपा ने तेजी से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यों में अपना काम करना शुरू कर दिया। और अंत में किशन पटनायक जी इस बात की आशंका जताते हैं कि हमारे नेता जो हैं वो छोटे छोटे अपने पिटी इंटरेस्ट के चलते, महत्वाकांक्षा के चलते जो है वो भाजपा के झांसे में जरूर फंसेंगे। किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को तो प्रधानमंत्री तक बनना है, और यही महत्वाकांक्षा जो है इस शूद्र चेतना को ले डूबेगी, क्योंकि इन्होंने ना तो सामाजिक तौर पर कोई काम किया है, ना सांस्कृतिक, ना धार्मिक, ना आर्थिक और ना ही शैक्षणिक सुधार के ऊपर इनका कोई काम रहा है, चाहे वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर हो, चाहे अपने समाज को लेकर हो। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था और हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, और आज ये इस पुस्तक का अंतिम एपिसोड है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। विगत 2 दशकों के शूद्र मुख्यमंत्रियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये बात उभरेगी कि उनमें अन्नादुराई, कर्पूरी ठाकुर, देवरास अरस हुए हैं, जिनका नेतृत्व महान नहीं था, लेकिन अपने समकालीन या बाद के द्विज मुख्यमंत्रियों से वे बेहतर साबित होते हैं। तो इनकी महानता शायद इसलिए भी नहीं हो पाई होगी क्योंकि संचार माध्यमों के जरिए आम जनता तक इनके किए गए कामों का कोई ब्यौरा पहुंचा ही नहीं होगा। जैसे कि हम द्विज मुख्यमंत्रियों का देखते हैं, आजकल जो है प्रधानमंत्री जी का हर जगह, हर माध्यम से खूब प्रचार प्रसार होता है। वैसे यदि कोई शूद्र मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके काम का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता होगा। यहां पर हमारे शूद्र नेतृत्व की ये कमी भी मैं आपको बता दूं कि अपने मीडिया हाउसेस खड़े करने में ये सबसे पीछे रहते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि काम अभी समाज में कितने लेवल में, कितनी परतों में किया जाना बाकी है। भारतीय समाज को उनका योगदान ज्यादा स्थायी माना जाएगा। इसलिए अगर द्विज नेतृत्व के स्तर पर एक महान राष्ट्र नायक की कल्पना हो सकती है तो पिछड़े नेतृत्व में भी इसकी कल्पना हो सकती है। बल्कि आज की समस्याओं के संदर्भ में एक शूद्र राष्ट्र नायक की कल्पना ज्यादा सटीक बैठती है। तो हिंदू राष्ट्र की काट जो है वो यही शूद्र राष्ट्र के नायक ही दे सकते हैं। बौद्धिक मामलों में शूद्रों की अयोग्यता कुछ अरसे के लिए बनी रहेगी, लेकिन राष्ट्र को और धर्म को बेहतर बनाने के ऐतिहासिक प्रयास में ये अयोग्यता घटती जाएगी। मतलब जैसे जैसे राष्ट्र और धर्म को बेहतर बनाने के लिए शूद्र नेतृत्व काम करेगा, वैसे वैसे बौद्धिक स्तर भी उसका बढ़ता जाएगा, सोचने समझने की ताकत भी उसमें आती जाएगी। पिछड़ा नेतृत्व जब भी अपने जनाधार पर खड़े होकर एक बड़ा काम करना चाहेगा, द्विजों का एक छोटा लेकिन सक्षम तबका उसकी मदद में रहेगा। तो ये बात भी आपने रतन जी को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि जब इन्हें सवर्णों को लगेगा या ब्राह्मणों को लगेगा कि जाति व्यवस्था नहीं बनाए रख पाएंगे वो, तो इसको तोड़ने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति होंगे ये ब्राह्मण ही होंगे, और इन्हें कोई गुरेज नहीं होगा शूद्रों के नेतृत्व के अंदर काम करने में। आगे इसका जिक्र है, सुनिए जरा। द्विज नेतृत्व की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। यह इससे भी साबित होता है कि द्विज अब देशभक्त भी नहीं रह गया है, सिवाय व्यक्तिगत हैसियत में। समाज का प्रतिभाशाली द्विज इस दुविधा में रहता है कि वे अपनी संतान को यहां रखे या विदेश भेज दे। इन सब के ऊपर हम पिछले लेखों में बात कर चुके हैं। नौकरशाही का जो उच्चतम शिखर है वही भारत के द्विजों का सर्वाधिक निखरा हुआ चेहरा है। इसी को देखकर द्विजों के चरित्र और देश के लिए उसकी प्रासंगिकता का पता लगाया जा सकता है। शास्त्र और संस्कृति के नेता के रूप में भी द्विज या तो पश्चिम का प्रचारक है या घोर प्रतिगामी है। वे या तो परंपरा को पहचानता नहीं है या परंपरा की समझ नहीं बना पाता है। दोनों स्थितियों में वे या तो दायित्व विहीन है या अयोग्य है। यह दीगर मत है कि शास्त्र और संस्कृति में अभी तक शूद्र की कोई महत्वाकांक्षा
जगी नहीं है। तो इसी के ऊपर भी जो है वो द्विजों का ही कब्जा रहा है। तो यहां पर मेरे ख्याल से किशन पटनायक जी भी जो है ना वो आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं कि द्विज जो है वो आर्थिक नीतियों के साथ ही जाएगा और पश्चिम का अनुकरण ही करेगा आर्थिक नीतियों को लेकर। भारत के द्विजों की दायित्वहीनता एक खास ऐतिहासिक अनुभव की उपज है। जाति प्रथा के ढांचे के कारण वे हर संकट में सुरक्षित है। जो मारे जाते हैं वे दूसरे होते हैं। 100 बात की एक बात। समाज के हर विभाग में सर्वोच्च नंबर पर या सर्वोच्च नंबर 2 वाला स्थान उसके लिए हमेशा संरक्षित है। जब आजादी में वे नंबर 1 है, गुलामी के दिनों में वे नंबर 2 है। बहुत सटीक तरीके से इस एनालिसिस को वो समझा रहे हैं कि आज सत्ता इनके हाथ में तो ये नंबर 1 हो गए, कल सत्ता किसी और के हाथ में चले जाएगी तो भी ये जो है सबसे निचले पायदान पर नहीं जाएंगे, बस पहले से खिसक कर दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। कैसे, ये सुनिए। मुगल काल और अंग्रेजी राज में उनको ये अनुभव हो गया है। इस अनुभव से जो मानसिकता बनती है वह है कि गुलामी कोई जोखिम वाली बात नहीं है, नंबर 2 होने में कोई बुराई नहीं है। वीक मूवमेंट का इंतजार करते रहो दूसरे पायदान पर खड़े होके। कभी तो वो कमजोर क्षण आएगा जब आपको पहले स्थान वाले को हटाकर खुद पहला बनने का मौका मिल जाएगा। और इसी बात ने, इनकी इसी मानसिकता ने इनको हमेशा टॉप पर रखा है। पढ़ाई लिखाई का अधिकार सिर्फ इन्हीं के पास था और उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। अंग्रेजी राज में तो कमाल हो गया। अंग्रेजों के पहले भारतीय समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचा नहीं था। बहुत सारा इलाका था जहां ब्राह्मण जातियां नहीं थीं। तो ये भी हमने इसके पिछले से पिछले लेख में 9th जो इसका आर्टिकल था उसमें पढ़ा था इस पुस्तक के, कि किस तरीके से अंग्रेजों से अनजाने में ही अपराध हो गया। उन्होंने अनजाने में ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पूरे भारत पर लागू करवा दिया। अंग्रेजी राज में पूरे भारत पर ब्राह्मणवादी ढांचा लाद दिया गया। अंग्रेजों की शिक्षा नीति और प्रशासन नीति के चलते संपूर्ण भारत एक ब्राह्मणवादी क्षेत्र बन गया। तो हमने ये सारी चीजें जो है वो कैथरीन मेयो की मदर इंडिया में भी पढ़ी थी कि किस तरीके से पढ़े लिखे सिर्फ यही लोग हुआ करते थे। तो इसीलिए अंग्रेजों के पास भी कोई चॉइस नहीं थी इन सवर्णों को ही बतौर टीचर वहां रखने के सिस्टम को। शुरुआती दौर में अंग्रेजों को लगा कि पढ़े लिखे लोगों को, मतलब लोगों को पढ़ाकर तैयार करने से ज्यादा बेहतर है कि जो पहले से ही पढ़े लिखे लोग हों उनको टीचर बना दिया जाए। लेकिन बाद में अंग्रेजों को यह रियलाइज हुआ कि ये जो है जाति व्यवस्था के पोषक हैं, ये निम्न जाति वालों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें, उनके बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, रोड़ा अटकाते हैं। तो तब अंग्रेजों ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। तो ये सारी बातें हमने मिस कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया में बखूबी पढ़ी हैं। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक वो पूरी पुस्तक याद ही होगी। संभवतः अंग्रेजी राज के इस अनुभव के कारण पश्चिम के आधिपत्य को द्विज जातियां एक खतरे की बजाय वरदान के रूप में देखती हैं। तो ये एक और पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू हमें सोचना चाहिए। ये लोग जो है इल्जाम लगाते हैं डॉक्टर अंबेडकर पर कि अंबेडकर ने जो है वो अंग्रेजों की चापलूसी करी। और यदि हम निम्न जाति वाले इस चीज को सोचते हैं कि अंग्रेजों का आना हमारे लिए वरदान था क्योंकि हमारे लिए पढ़ाई लिखाई के दरवाजे खुले, महात्मा फूले भी इस अभियान को, पढ़ाई लिखाई के अभियान को आगे चला सके क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा भी जो है वो मिशनरी ईसाई स्कूल में हुई थी। और आज भी भारत के सबसे बेहतरीन स्कूल जो हैं वो ईसाई मिशनरियों द्वारा ही चलाए जा रहे हैं और क्रिश्चियन स्कूल और कॉलेजेस ही हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है द्विजों के लिए भी। पश्चिम का आधिपत्य होगा तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस वक्त भी जब विदेशी कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था पर हावी हो रही हैं, उन कंपनियों की भारतीय शाखाओं के सर्वोच्च अधिकारी द्विज जातियों के लोग ही हो रहे हैं। एक और एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं, एक और उदाहरण के साथ इस बात को समझा रहे हैं कि ये लोग किसी भी बदलाव को सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए बदलाव से भागिए मत, उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में जो वेतन भत्ता मिलता था उससे कई गुना अधिक मिल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करके औद्योगिक और व्यापारिक नौकरियों में पिछड़ों की भागीदारी की संभावना को समाप्त कर दिया गया है।
1990 के दशकों में लिखे गए इन लेखों में किशन पटनायक जी ने कितनी आगे की बातों को इसमें लिखा है। यही एक बुद्धिजीवी का काम होता है कि अपने समय से 2 दशक तक आगे वो सोच सकते हैं। आम जनता क्योंकि उतनी समझ नहीं रखती है, इसीलिए वो इनके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाती है। बुद्धिजीवी समय से पहले ही आपको आगाह कर देते हैं आगे आने वाले खतरों के लिए। और उच्च जातियों का अधिकार पुनः स्थापित हुआ है, तो इसके लिए द्विज जातियां किसके प्रति कृतज्ञ होंगी? विदेशी कंपनियों के प्रति द्विजों की आसक्ति का एक मुख्य कारण शायद यह भी है। तो किस तरीके से लोग पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझते हैं और हर बदलाव में सबसे पहले उसे अडॉप्ट करने की कीमत इनको अच्छी मिलती है, इससे ये हमेशा टॉप पर बने रहते हैं। देश में योग्यता का संकट है। राजनीति का द्विज नेतृत्व, संस्कृति के द्विज नेतृत्व, विज्ञान का द्विज नेतृत्व, सारा द्विज नेतृत्व असफल साबित हो चुका है। हर फील्ड में ये लोग टोटल फेल्योर साबित हुए हैं। और 2014 के बाद तो इस देश ने हर जगह सबसे आखिरी पायदान पर अपनी पहुंच कर ली है। चाहे वो भुखमरी का इंडेक्स हो, चाहे वो रुपए के गिरने का इंडेक्स हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रुपया डॉलर के मुकाबले 102 या 103 पर आ गया है। यह एक तथ्य के रूप में सामने खड़ा है। क्या उसकी योग्यता खत्म हो चुकी है? सामाजिक संकीर्णता और राष्ट्रीय गुलामी के प्रतिरोध के लिए क्या वे अपने देशवासियों को प्रेरित कर सकता है? आर्थिक मामलों में क्या वे गुलामी का एक विकल्प बता सकता है? कांग्रेस और कम्युनिस्टों के रूप में भारत का द्विज नेतृत्व किम कर्तव्य विमूढ़ है। संघ परिवार के रूप में वे हिंदुओं को नपुंसकता की शिक्षा दे रहा है कि कमजोर और अल्पसंख्यकों पर हमला करके बहादुरी का एहसास करो। 2014 के बाद चाहे वो ऊना कांड हो, चाहे वो रोहित वेमुला की हत्या हो, चाहे वो पायल तड़वी हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, दिल्ली कैंट की घटना हो, कठुआ वाला केस हो, या जगह जगह मुस्लिम युवकों की मॉब लिंचिंग हो, ये सारी की सारी बातें हमारे सामने अब घट रही हैं, जो 90 के दशक में लेखों में किशन पटनायक जी ऑलरेडी लिख चुके हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ उसकी अर्थात संघ की ललकार तीव्र और दुविधा रहित है। अमेरिका 301 धमकी और डंकल प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया द्विधार्थक है, किंतु और अधिक यदि युक्त है। मतलब इफ और बट इसमें लगा हुआ है, तो जिस भी चीज में इफ और बट हो यानी कि श्योरिटी नहीं है, उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, ऐसी कहावत है। चीन का अभी तक का रुख ज्यादा पुरुषार्थ युक्त है। निश्चय ही भारत आज या इसके बाद कभी भी केवल द्विज नेतृत्व के भरोसे अपना भविष्य बनाने की बात सोच नहीं सकता। भारत का द्विज चरित्र में निकृष्ट है, बौद्धिकता में वह नकलची और चालाक है, पिछड़ों के लिए वह एक गलत नमूना अर्थात मॉडल है। दलित पिछड़े जो हैं वो द्विजों की तरह बनकर रहना चाहते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की घुसपैठिया या दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह हो, शरण कुमार लिम्बाले जी का, इन दोनों में ही हमने पढ़ा कि जात छुपाकर रहना और रंगा सियार बन के दूसरों के बीच में घुसने की जो इनकी टेंडेंसी है ना दलित और पिछड़ों की, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि द्विज कोई मॉडल प्रस्तुत ही नहीं करते, वो हर व्यवस्था में असफल हैं। द्विजों की ये प्रामाणिकता अयोग्यता पिछड़ों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पिछड़ा नेतृत्व अभी तक द्विजों का भद्दा अनुकरण करता आया है। उसके सामने सिर्फ ये प्रश्न है कि वे किसमें कितना हिस्सा मांगेगा। असल प्रश्न है क्या भारत का शूद्र वे काम कर सकेगा जो करने में द्विज नेतृत्व असफल और अयोग्य साबित हुआ है। शूद्र नेता नौकरी की मांग कर रहा है, देश एक शूद्र नेतृत्व की मांग कर रहा है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में उत्पीड़ित जनता शूद्रवंशी और दलित वंशी है। हिंदू धर्म का नवीनीकरण और राष्ट्रीय गुलामी का प्रतिरोध, इसका ऐतिहासिक दायित्व शूद्र नेतृत्व के कंधों पर आ गया है। स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी थी, भारत शूद्रों का होगा, शूद्र उसका संचालन करेगा। और इसी अंतिम पंक्ति से इस बार मैंने इस पुस्तक का पाठन शुरू किया था, और वहां पर मैंने ये भी कहा था कि सेम ऐसे ही विचार जो हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी हैं कि आने वाली सदी हमारी होगी, लेकिन साथ ही वे इस बात के लिए आगाह भी करते हैं कि बिना पढ़े लिखे या बिना ज्ञान के यदि गए तो हार निश्चित है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पढ़िए लिखिए
और अपने आसपास के माहौल में जो भी लोग हैं उन्हें भी एजुकेट करिए, तभी काफिला आगे बढ़ सकेगा। वरना विकास तो पहले ही उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है और शूद्र चेतना भी जो है वो यू टर्न ले चुकी है। इसे दोबारा आगे की तरफ मोड़ना अब आप लोगों का काम है, इस यूथ का काम है। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड्स आपको समझ में आए होंगे और इसी के साथ ये पुस्तक जो है समाप्त होती है। अगले एपिसोड में 1-2 दिन के समय के बाद हम नई पुस्तक का पाठन शुरू करेंगे। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली पुस्तक के साथ। धन्यवाद।